इस समय देश में एक ही आर्थिक चर्चा है और आर्थिक चर्चा ये है कि भारतीय रुपए का शतक कब लगेगा। असल में $1 के मुकाबले इस समय भारतीय रुपए का स्तर 96 पहुंच चुका है और जल्द ही यह सैकड़ा पार कर जाएगा। लेकिन अब इसके इर्द गिर्द कई सवाल हैं। पहला कि भारतीय रुपया गिर क्यों रहा है, दूसरा सवाल है कि आरबीआई और सरकार क्या कर रही है, और तीसरा सवाल है कि क्या भारतीय रुपया हमेशा गिरता ही रहेगा, क्या ये कभी ग्लोबल करेंसी बन पाएगा। तो इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं विक्रांत और आज के इस परिचर्चा में आपका स्वागत है। पहला सवाल ये है कि भारतीय रुपया गिर क्यों रहा है। इसके पीछे दो बहुत बुनियादी कारण है। पहला कारण हम सबको पता है कि पश्चिम एशिया में संकट चल रहा है, जिसकी वजह से भारत के फॉरेक्स पर दबाव है। डॉलर की मांग वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई है और जब जब डॉलर की मांग ग्लोबल ट्रेड में बढ़ती है, ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, इसकी तुलना में भारतीय रुपया कमजोर होने लगता है। बस यही हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप शेयर बाजार को देखते हैं, वहां भी गिरावट है। गिरावट क्यों है? क्योंकि जो हमारे FII होते हैं, जो हमारे विदेशी निवेशक होते हैं, वो बहुत तेजी से भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। पिछले साल, एक साल में इन्होंने जितना पैसा निकाला था, इस बार महज 4 महीनों में ही उतना पैसा निकाला जा चुका है। तो अब रुपए के ऊपर स्पष्ट दबाव दिख रहा है। एक तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस इतनी महंगी हो गई हैं, उसके बाद से सप्लाई नहीं हो पा रही है, ऊपर से डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो चुका है। तो भारत की फॉरेक्स पर बहुत दबाव है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ी कि आप उर्वरक की जो है 50% खपत कम कर दीजिए, तेल जो है कम इस्तेमाल करिए, सोना मत खरीदिए। तो ये सब उपाय इसीलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि भारत के फॉरेक्स पर दबाव है और साथ ही भारत के रुपए पर भी दबाव है। अब दूसरा सवाल है कि भारत का जो रुपया है वो गिरता रहेगा, आरबीआई क्यों नहीं कुछ कर पा रही। आरबीआई कुछ नहीं कर सकती है और इसका एक मूल कारण ये है कि भारत का रुपया जो है वो ना तो ग्लोबल ट्रेड करेंसी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भारतीय रुपए में व्यापार बहुत कम होता है अगर कुल व्यापार की तुलना में देखें तो, और यह बहुत कम देशों के साथ एक बहुत छोटे वॉल्यूम में होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के देशों को रुपए में रिजर्व रखने की बहुत जरूरत नहीं है। तो इसलिए भारतीय रुपया ग्लोबल करेंसी बन जाएगा जैसा कि डॉलर या यूरो के साथ है, ऐसा नहीं होने वाला है। हाल फिलहाल के कई वर्षों तक तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात कि फिर क्या किया जाना चाहिए। किया कुछ नहीं जा सकता है। अगर आरबीआई मान लीजिए कल को डॉलर बेच भी दे और भारतीय रुपए को संभालने का प्रयास भी कर ले, तब भी रुपए की गिरावट को रोका नहीं जा सकता है। और इसका शुद्ध रूप से कारण यही है कि इस समय जिस तरीके की ग्लोबल इकोनॉमी दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से उसमें डॉलर की मांग बढ़ती दिखाई पड़ रही है, किसी भी हाल में आरबीआई थोड़ा सा इंटरवेंशन कर सकती है। हो सकता है कुछ समय के लिए रुपए को संभाल ले, जो कि वो लंबे समय से रुपए को संभाल ले, नहीं तो कब का शतक लग चुका होता। लेकिन इस फॉल को रोका नहीं जा सकता है। और ये भी सत्य है कि सिर्फ रुपया नहीं गिर रहा है। आप अगर जापान की येन को देख लेंगे तो वो भी कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले। दक्षिण कोरिया के जो है अगर आप करेंसी को देखेंगे तो वो भी कमजोर हो रहा है। चीन की करेंसी का भी यही हाल है। यूरो, आप किसी भी अगर जो है इस समय ग्लोबल इकोनॉमी में अगर जो है किसी ग्लोबल करेंसी को देखेंगे तो वह कमजोर ही पड़ रहा है। तो इस स्थिति में भारतीय रुपए की जो साख है वो अभी गिर ही रही है और गिरने ही वाली है। कुछ किया नहीं जा सकता है और इसके कारणों का मैंने जिक्र कर दिया है। अब थोड़ा सा बात इस पे कर लेते हैं। तो फिर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि आप सोने की खपत कम कर दीजिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है प्रयास करना चाहिए कि हमें जो है डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करना पड़े, उर्वरक का जो है इस्तेमाल कम करना पड़े, तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे 2-3 प्रमुख कारण है। मेरा एक लेख भी दैनिक जागरण में इस पर लगा है। पहला कारण तो ये है कि भले हमारे पास $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये असीमित नहीं है। ये खत्म हो सकता है और इस पर जितना दबाव आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी उतना ही दबाव दिखेगा। तो अगर कच्चे तेल की बात करें तो 88% से ज़्यादा तो हम आयात करते हैं। सोने की बात करें तो भारत 800 टन सोना जो है आयात करता है और प्रोडक्शन कितना है? महज 1-1.5 टन का प्रोडक्शन है। तकरीबन 6-6.5 लाख करोड़ का सोना भारत इंपोर्ट करता है। तो एक इसका आपको जो है असर दिख जाएगा। ऐसे ही उर्वरक को लेकर चिंता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ रही हैं, सप्लाई प्रभावित हो चुका है। तो सरकार का जो
मतलब एस्टिमेटेड बजट है। पिछले साल 1.6 लाख करोड़ रुपए बजट में बताए गए थे, जो बढ़कर बाद में 2 लाख करोड़ से ऊपर निकल गया था। तो सरकार को यह लग रहा है कि अभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो गई हैं कि जो हमारी उर्वरक सब्सिडी है वह आने वाले समय में 3, 3.5 लाख, 4 लाख करोड़ भी पहुंच सकती है। और ऐसी स्थिति में ये जो वित्तीय दबाव है, ये वित्तीय दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था को और प्रभावित कर सकता है। तो ये कहना कि अब जो आर्थिक संकट पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध से भारत के दरवाजे तक पहुंचा था, अब वो घर के अंदर आ चुका है और इसको हर हाल में संभालना होगा। इसीलिए प्रयास यही किया जा रहा है कि कैसे भी करके हम अपने फॉरेक्स रिजर्व पर पड़ने वाले दबाव को कम करें, अपने इंपोर्ट बिल को कम करें और कैसे भी कर अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखें। क्योंकि अगर सप्लाई चालू भी हो गई और अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेज अगर फिर से उसी 70-80 डॉलर जो जनवरी में 70 डॉलर के आसपास हुआ करती थी, अगर वहां तक नहीं पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा और जब वहां तक नहीं पहुंच पाएगी तो भारत के ऊपर यह दबाव बना रहेगा। और आरबीआई और तमाम स्वतंत्र अध्ययन यही बताते हैं कि क्रूड ऑयल में अगर 10 डॉलर की अगर बढ़ोतरी हो जाए तो भारत के ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का भार आ जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ रही है। इसके अलावा जो है हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि भारतीय रुपए की साख अब दिन प्रतिदिन और कमजोर हो रही है, वो और टूटता जा रहा है। नमस्कार, मुझे उम्मीद है कि आपको इस चर्चा से थोड़ी स्पष्टता मिली होगी कि इसके पीछे का मूल कारण क्या है। आप मेरा दैनिक जागरण में ये लेख भी पढ़ सकते हैं और इसी के साथ अब हम किसी अगले विषय पर फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय लोक।